सर सैयद ने तालीम पे जो है ख्वाब देखा। और इस वक्त बात करें कि एलुमनाई मीट चल रही है, हर साल मुनक्किद की जाती है, उसका जो मकसद क्या है? देखिए, मकसद जो उस वक्त था मेरे ख्याल से आज भी उसका रेलेवेंस वही है। और उसको अगर मैं दो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि साहब, एक तो है एजुकेशन और दूसरी चीज़ है रिफ़ॉर्म। तो रिफ़ॉर्म की आज भी ज़रूरत है और एजुकेशन की आज भी ज़रूरत है। और एजुकेशन का आज ताल्लुक़ जो है कैरियर से है। और जहाँ उस वक्त मुसलमानों के सामने बहुत संगीन हालात थे, आज ज़ाहिर जो हालात हैं तो उसमें तालीम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और तालीम हासिल करेंगे, अपने आप को दूसरों से आगे बढ़ाएंगे, अपने करियर बनाएंगे। मेरे ख्याल से आज भी वो चीज़ उतनी ही मेहताब, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा। मेहताब, थोड़ी देर, इस वक्त अब्दुल अहद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एलुमनाई ओल्ड बॉयज हैं अलीगढ़ के रियाद, सऊदी अरब से। अब्दुल अहद साहब, आपको अगर हमारी आवाज मिल पा रही है तो मैं जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको याद है 17 अक्टूबर? जी जी बिल्कुल, 17 अक्टूबर हर अलीगेरियन को याद है। और 17 अक्टूबर में सर सैयद है भाई, सर सैयद डे हम लोग के जमाने से मनाते चले आ रहे हैं जी। इस जमाने से अलीगढ़ में जब थे, जब यहाँ रियाद में है पिछले 38 साल से जब हर साल मनाया जाता है। हमारे यहाँ सर सैयद डे इस वीकेंड पर है। आप इस मौके पर शरीक हो नहीं पाए, होने की ख्वाहिश होती है? बिल्कुल, वहाँ जाने की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस वक्त कुछ कमिटमेंट होते हैं, कंपनी की छुट्टियाँ मुश्किल होती हैं। तो हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ 19 को है यहाँ सबसे ये जी रियाद में। और मैं यहाँ पर रियाद में 2001 और 2002 में यहाँ का अमूगा का प्रेसिडेंट। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है अब्दुल अहद साहब जी। मैंने कहा मैं यहाँ के रियाद में अमूगा का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और अलीगढ़ में मैं 69 से 76 तक था, मैंने नया करीब किया। पहले वीएम हॉल में था, फिर हबीब हॉल जब शुरू हुआ तो मैं हबीब हॉल में रहा। वहाँ पे सीनियर हॉल भी रहा हूँ। जी अब्दुल्ला साहब, एक छोटा सा सवाल, छोटा जवाब चाहूंगा कि एएमयू का आपकी जिंदगी में क्या मतलब मकाम है? जल्दी से जरा जवाब। एएमयू का बहुत बड़ा मकाम है। एएमयू की वजह से हम लोग सारे जो प्रोफेशनल्स हैं या जो भी हैं, उनकी देन है जो हम बड़े बड़े ओहदे के फायद हैं या अच्छी जगह के हैं। यहाँ पर रियाद में कोई 1500 के करीब अलीगढ़ियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं जी। ये सब अलीगढ़ की देन है। बहरहाल शुक्रिया आपका। अब्दुल अहद साहब हमारे साथ जुड़े थे रियाद से। इन्होंने भी वहां से तालीम हासिल की है, आज भी एएमयू को याद करते हैं, ये मानते हैं कि एएमयू की बहुत बड़ा जो है किरदार इनकी जिंदगी में रहा है और ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ वो भी कर पाए। मेहताब, आपके साथ एक मेहमान थे, मेरी तरफ से एक सवाल सिर्फ उनसे ये कीजिएगा अगर वो मौजूद हैं कि एएमयू को आज क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और कैसे इनका हल निकाला जा सकता है? विशाल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो है जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं 1920 में यूनिवर्सिटी कायम हुई थी और 2020 में यूनिवर्सिटी को जो है 100 साल हो जाएंगे। और जाहिर सी बात उस वक्त के जो हालात थे और आज के हालात में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, बहुत सारे मरहले को तय करने के बाद यूनिवर्सिटी इस मंजिल तक पहुंची है। आइए तो आसिम साहब से फिर पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी के सामने इस वक्त किस तरह के चैलेंजेस हैं? यूनिवर्सिटी के सामने चैलेंजेस ये हैं क्योंकि जिस तरह से दौर तेज़ी से बदल रहा है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नए नए कोर्सेज़ की ज़रूरत है और यूनिवर्सिटी इसकी तरफ कोशा है और उसमें कामयाब भी हो रही है। फिर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का एक लार्जर रोल भी है सोसाइटी में, और ये रोल इस तरह से है कि कैसे जो बहुत से दूसरे लोग जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, यूनिवर्सिटी कहीं उनको किस तरह से सर्व करती है, और चाहे वो अपने शहर में हो, चाहे अपने सूबे में हो, चाहे अपने मुल्क में हो, तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ये रोल भी अपनी तरह से प्ले कर रही है।
और एक और चीज़ जिसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है कि वो सर सैयद ने अपने ज़माने में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात की थी, यानी कि उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि जो चीज़ों को अक्ल की बुनियाद पे देखना, रैशनल तरीके से देखना, रीज़न से देखना, उसकी शायद आज भी बहुत ज़रूरत है और उसकी शायद ज़रूरत हमेशा रहेगी कि कहाँ आपको इमोशनल होकर आपको नहीं सोचना, बल्कि आपको रैशनल होकर सोचना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी विशाल जो है यहाँ पर ओल्ड बॉय मौजूद हैं और उनसे आइए जानते हैं कि उनके अपने जो तजर्बात हैं वो तजर्बात क्या है और उस तजर्बात की जो सर सैयद का जो अपना ख्वाब था उस ख्वाब में इनके अपने ख्वाब किस तरह से शामिल होते हैं और अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होती तो वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जमील साहब, आपको ये मौका मिला यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, कितना अहम अपने लिए मौका मानते हैं? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम लोग जब 10th क्लास में थे तो हमारा ड्रीम था, ये ख्वाब था कि हम AMU में जाके पढ़ें और वो ख्वाब किसी तरह मटेरियलाइज़ हुआ। यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने जो है ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया मेडिकल कॉलेज से। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से आने के बाद जाना बड़ा मुश्किल होता है अलीगढ़ से, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ जो अलीगढ़ की जो कल्चर है और उसकी जो चाशनी है जो अलीगढ़ कल्चर की, और जिसमें हमारे जज्बात और हमारी सही मायनों में कहूँ तो वो हमारी जो एक तहजीब और रवायत है उसकी अक्कासी करता है अलीगढ़ पूरी तरह से। मेहताब, इनसे जरा पूछिए कि क्या इन्हें तराना याद है और जब तराना कहीं ये सुनते हैं तो इनके दिल में कैसे जज्बात पैदा होते हैं? होता तो मुझे ये लगता है कि जो अलीगढ़ की जो तहजीब है वो मेरे अंदर शायद वो कभी पैदा नहीं होती और कभी नहीं होती। अब सवाल ये है कि अब जब हम यहाँ पे तराना पढ़ते हैं, मेरा चमन है मेरा चमन, जब ये तराना आप सुनते हैं तो किस तरह की खास जो है सरशारी आपको होती है? देखिए, तराना तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अलीगढ़ का तराना है उसके एक एक लफ्ज़ जो है वो उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं और तराना का एक एक लाइन जो है उस पर पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। इतने खूबसूरत अल्फाज में मजाज लखनवी का वो तराना जो है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में इससे खूबसूरत तराना कहीं पर भी होगा। जिस तरह आपने कहा कि इससे खूबसूरत तराना, यहाँ पे मुश्ताक सदफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो खुद एक अदीब हैं, दानिश्वर हैं और शायर भी हैं। आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तराने को देखा, पढ़ा जो है, अलीगढ़ का तराना जब आप सुनते हैं तो किस तरह का लगता है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो इल्म का काबा है, चाहे वो अदब हो या सियासत हो या समाजी जो खिदमात हों। अलीगढ़ ने जंग आज़ादी से लेकर के हमेशा एक मुस्बत रोल अदा किया है और सेकुलरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा पेश की है। अब रही बात जहाँ तक तराने की, तो यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी में अपने जज्बे के इजहार के लिए एक तराना होता है, लेकिन उस इजहार के पीछे उस जज्बे में जो शामिल चीज़ें जो होती हैं उसको हम बयान नहीं कर सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेहताब, तराना की एक दो लाइन अगर ये दोहरा पाए मेहताब, तो अलीगढ़ जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल नहीं की, यहाँ पे जो है विशाल, हम आपसे एक चीज़ और जुड़ाएं, यहाँ पे तराने के साथ साथ जो है यहाँ पे जब भी बात होती है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ ये कहा जाता है कि यहाँ पे गैर मुस्लिम जो तलबा होते हैं उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। हमारे साथ जो है गैर मुस्लिम स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है, आपने यहाँ से तालीम हासिल की, यहाँ पर आकर आज जो है कैसा लग रहा है? यहाँ पर आकर के आज ऐसा लग रहा है कि लगभग 10 वर्ष बाद विश्वविद्यालय में आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे माँ की गोद में आया हूँ दोबारा। और विशेष रूप से जो चीज़ें होती हैं बाहर, जो चीज़ें हैं वो अंदर नहीं है। विशेष रूप से यहाँ पे इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है किसी भी प्रकार का, और सभी बिल्कुल एक ही तरीके से यहाँ छात्र होते हैं आकर के, और इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम। विशेष रूप से मेरे साथ मैं बताता हूँ आपको, जिस समय पर अलीगढ़ में कर्फ्यू लगा हुआ था और आपस में दंगा था, मैं उस समय पर विश्वविद्यालय के कैंपस में था और करीब 8-10 दिन में रहा था कैंपस में। कोई समस्या नहीं, सभी आपस में साथ रहते, सभी भाईचारे से रहते हैं, अत्यंत प्रेम के साथ यहाँ पर हम सभी लोग। आपने यहाँ पे क्या एजुकेशन ली थी? मैंने यहाँ पर MA किया है, BA भी किया है और जर्नलिज्म का डिप्लोमा भी किया है। यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ी देर के फिर आपको रोकना चाहूंगा। AMU के एक ओल्ड बॉय नदीम माहिर दोहा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नदीम माहिर साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और हमारा एक अभी प्रोग्राम चल रहा है जिसका उन्वान है ये मेरा चमन। क्या आप अपने चमन की याद दोहा में बाकी रखे हुए हैं? नदीम माहिर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नदीम माहिर साहब से हम फिर कोशिश करेंगे बात करने, लगता है फोन लाइन कट चुका है। मेहताब, मैंने जानना चाहा था कि एक दो लाइन तराने की जो भी वहां मौजूद है उनसे मैं सुनना चाह रहा था कि नदीम माहिर साहब जुड़ चुके हैं क्या? नदीम साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी बिल्कुल आ रही है जी। नदीम भाई साहब, 17 अक्टूबर की जो तारीख है वो आपको याद रहती ही होगी। किस तरह से आपके दिल में 17 अक्टूबर और एएमयू की याद बाकी है और ये कितना अहम है ये दिन? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अलीगढ़ वाले हों और अलीगढ़ वालों को 17 अक्टूबर याद नहीं रहे, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई इंसान सांस लेना भूल जाए। तो यकीनन सर सैयद का एक बहुत बड़ा एहसान है इस बर्रे सगीर पर, और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मोहसिन बर्रे सगीर हैं सर सैयद, और वो मोहसिन के जिसके एक टिमटिमाते दिए ने करोड़ों घरों के चिरागों को जला दिया जी। तो उस शख्स की तारीख को भूलना ये यकीनन एहसान फरामोशी होगी, और हम अलीगढ़ वालों का फर्ज है, और अलीगढ़ वालों का फर्ज ये है सिर्फ ये नहीं कि हम इस तारीख को याद रखें जी, बल्कि हमारा फर्ज ये है कि हम सर सैयद के उस मिशन की याद ताज़ा करें कि किन मसाइल में सर सैयद ने उस वक्त जबकि क्या मसाइल रहे थे, उम्मीदों का दौर जो है वो खत्म हुआ और अंग्रेजों का तसल्लुत, और मतलब मकसद याद रहना चाहिए। उस मकसद की तकमील के लिए हम क्या कर सकते हैं ये होना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल उस मकसद की तकमील हम इसी अंदाज में कर सकते हैं कि हम सर सैयद का जो पैगाम था, सर सैयद ने न उस वक्त माश पर और न इख्तिसाद पर न सियासत पर किसी पर जोर नहीं दिया। सर सैयद ने एक ही जोर दिया कि अगर आप तालीम हासिल कर लेंगे, अगर आपने तालीम का मकसद अपना नस्बुल-ऐन बना लिया है तालीम को, तो आप हर शय दुनिया की पा सकते हैं जी। तो भाई साहब मैं माजरत चाहूंगा, ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। नदीम भाई साहब शुक्रिया, आपने अपने जज्बात का इजहार किया, और बात बस यही है कि उनका जो पैगाम है वो हर हाल में फले फूले, जैसा आपने कहा। शुक्रिया आपका। और मेहताब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त की कमी है, और जैसा कि हमने नाज़रीन को इस प्रोग्राम के आगाज में ही बताया था कि आज हम दो खास मौज़ूआत पर एक रिपोर्ट और तफसीली जायजा पेश कर रहे हैं। तो दूसरा मौजू है वो है झारखंड से जुड़ा, झारखंड में उर्दू के साथ हो रही इंसाफी, जैसा कहा जा रहा है उससे जुड़ा। तो इस वक्त हम अब रुख कर रहे हैं रांची का। रांची से हमारे नुमाइंदे नौशाद इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि वहाँ झारखंड में जिसका क़याम सन 2000 में आया था, बिहार रियासत से अलग होकर झारखंड में क़याम आया था, और 2007 में उर्दू के हक़ में ये फैसला आया था कि उर्दू को झारखंड सूबे की दूसरी ज़बान का दर्जा हासिल हो गया। लेकिन क्या दूसरी जबान का दर्जा के ऐलान के साथ सिर्फ इस पर सियासत हुई, या वाकई उर्दू की सेहत पर भी इसका कुछ असर पड़ा, कुछ फरोग हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के जरिए झारखंड हुकूमत के नाम ब्लैक लेटर जारी किया गया है। एसोसिएशन ने यह खत रियासती हुकूमत के जरिए उर्दू जबान के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ जारी किया है। एसोसिएशन का इल्जाम है कि 16 अक्टूबर 2007 को उर्दू जबान को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया था। साथ ही 16 अक्टूबर को यौम उर्दू को सरकारी सतह पर मनाए जाने के ताल्लुक से भी हिदायत जारी की गई थी। लेकिन आज के दिन यानी 16 अक्टूबर को सरकारी सतह पर किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया गया। उर्दू के साथ अनदेखी से नाराज ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने, यानी आमिया ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने हुकूमत के नाम ब्लैक लेटर जारी किया है। और इस वक्त सीधे हम रुख करेंगे रांची से। हमारे नुमाइंदे नौशाद जुड़े हैं। नौशाद, क्या कुछ हो रहा है? ब्लैक लेटर क्यों जारी किया गया और इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए विशाल, रियासत की तश्कील के बाद जो 15 नवंबर 2000 को तश्कील पाई थी, तो उस वक्त ये वाज़े तौर पे कहा गया था कि बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो भी कवानीन जो अक़लियतों को जो फलाह बहबूद के लिए जो कदम वहाँ पे उठाए जा रहे हैं, जो फलाही इदारे कायम हैं, वो यहाँ पे भी कायम होंगे। लेकिन
रियासत की तश्कील के बाद सबसे ज़्यादा अगर जो नुकसान है तो वो मुस्लिम अक़लियत को उठानी पड़ी है। आपको ये बता दें कि यहाँ पे 14% से ज़्यादा जो है मुस्लिम आबादी है और वो जो भी उनके जो फलाही इदारे हैं वो उसमें अब तक जो है बेशतर इदारे जो है कायम नहीं किए गए हैं। उनमें उर्दू एकेडमी का क़याम भी शामिल है जो अब तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि ये रियासत की तश्कील के बाद से ही मुसलसल यहाँ पे आवाज़ें उठाती जाती रही हैं और उर्दू के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया जाता रहा है। लेकिन अफसोस कि अब तक ना तो उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में आया है और ना उर्दू की तरक्की के लिए जो है मुनासिब कदम जो है ना तो साबका हुकूमत के ज़रिए और ना ही मौजूदा हुकूमत के ज़रिए उठाया गया है। आपको बता दें कि इन मुतालबात के नतीजे में 16 अक्टूबर 2007 को जबकि यूपीए की हुकूमत थी, यूपीए के ताउन से जो है हुकूमत यहाँ पे तश्कील पाई थी, यानी वो हुकूमत थी मधुकोड़ा की हुकूमत थी। उस वक्त उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया था, वो ऐलान भी किए गए थे और ये भी कहा गया था कि ये यौम उर्दू जो है मनाया जाएगा 16 अक्टूबर को। लेकिन 11 साल हो गए, अब तक एक किसी भी साल आज क्या कुछ हुआ? आमिया का क्या रोल है? आमिया वो जो है ऐलान नहीं किया चाहता है, ये तंजीम क्या चाहती है और क्या उर्दू वालों का सपोर्ट मिल पा रहा है इस तंजीम को? जी बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे कि आज उसी हुकूमत के जरिए जो नाइंसाफ़ी हो रही है उर्दू के साथ, उसी नाराज़गी को लेकर के यहाँ पे ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन जी नौशाद, अच्छा नौशाद लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। तो ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन एक तंजीम है शॉर्ट में जिसे आमिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तंजीम ने आज ब्लैक लेटर जारी किया है झारखंड हुकूमत के नाम। दरअसल जैसे अभी नौशाद हमें बता रहे थे हमारे नुमाइंदे कि 2007 में झारखंड रियासत की तश्कील के साथ जो तश्कील इस रियासत की 2000 में हुई थी, सन 2000 में, और उसके 7 साल के बाद 2007 में झारखंड में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया था और ये वादा था कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हुकूमती सतह पर ऐसा होता दिखा नहीं। अब 2018 में उसी तारीख को, जब 16 अक्टूबर की ये तारीख है जिस दिन को हुकूमत ने यह वादा किया था कि यौम उर्दू 16 तारीख को मनाया जाएगा झारखंड में, और इस दिन उर्दू के ताल्लुक से बहुत सारे प्रोग्राम का इनेकाद होगा। इसकी कमी रही, ऐसा कुछ नहीं हो पाया और इसी को लेकर 12 हुकूमत को याददाश्त देने के बाद आमिया यानी ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने एक ब्लैक लेटर जारी करने का ये प्रोग्राम रखा है। और आज आमिया ने जहाँ पे ये प्रोग्राम रखा था वहीं से हमारे नुमाइंदे नौशाद हमें सीधी तस्वीरें दे रहे थे और वहाँ से बातें कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि फिर से उनसे हमारा राब्ता जुड़ जाए और राब्ता हो जाए तो हम उनसे और बातचीत करें। तो ये है मामला पूरा, जहां पर झारखंड में सन 2000 में रियासत की तश्कील के बाद 2007 में उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया, लेकिन उर्दू एकेडमी का क़याम अब तक नहीं हो पाया है। और जब ये मुत्तहिदा बिहार यानी झारखंड का ये हिस्सा जब बिहार का ही हिस्सा था, तब जो उर्दू के ताल्लुक से जो तंजीमें थीं या जो इदारे थे, ऐसी सोच थी और ऐसी मांग भी थी कि वो तमाम इदारे, वो तमाम तंजीमें झारखंड में भी हों और बनाई जाएं। लेकिन हुकूमत के दावों के बावजूद और कई सियासी जमातों के इस बारे में पहल करने के बावजूद उर्दू वाले आज भी इससे महरूम हैं कि जो उर्दू के फ़रोग़ के इदारे हैं जो पहले बिहार में थे, वही इदारे बिहार से अलग हुए रियासत झारखंड में होने चाहिए। अभी हमें नौशाद बता रहे थे कि उर्दू एकेडमी का क़याम भी अब तक वहाँ नहीं हो पाया है और 2007 में उर्दू को झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिए जाने के बाद भी सिर्फ ये एक ऐलान होकर रह गया। और जो प्रैक्टिकल इसका जो आस्पेक्ट है कि किस तरह से उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू वालों के फ़रोग़ के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उर्दू इदारे जो हैं उसमें अभी तक कमी है, वो पूरी तौर पर नहीं हो पाया है। ना वक्फ बोर्ड का पूरी तरह से क़याम हो पाया, ना उर्दू एकेडमी का क़याम हो पाया, और साथ ही साथ ऐसे तमाम स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं ख़ास तौर से, वहाँ पर उर्दू एज ए सब्जेक्ट है लेकिन वहाँ पर उर्दू के उस्ताद नहीं हैं। तो असातिज़ा की कमी,
उनके लिए सरकार की तरफ से कोशिश हो, बहाली निकले और बहाली की जाए जो खाली सीटें पड़ी हैं। तो ये तमाम मांगे हैं। और साथ ही साथ उर्दू यानी 16 अक्टूबर को जिस तारीख को झारखंड को ये अनाउंसमेंट किया गया झारखंड में कि उर्दू वहाँ की सरकारी ज़ुबान होगी, तो इस तारीख को यौम उर्दू के तौर पर अमलन इसका इनेकाद किया जाए, कई प्रोग्राम्स हों जैसा कि हुकूमत का वादा या दावा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो हम नौशाद से फिर से एक बार राब्ता करेंगे। नौशाद, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नौशाद, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, मैं चाहता हूँ नौशाद के जो जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जी बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं सीधे जो है ना यहाँ पे जो ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के सदर हैं शमीम अली, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आज ब्लैक लेटर आपने जारी किया हुकूमत के नाम, किन जो है नाराजगी के नतीजे में यह क्या मामला? देखिए, 16 अक्टूबर 2007 को तत्कालिक मधु कोड़ा की सरकार ने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज की मान्यता देते हुए 7 निर्देश प्रकाशित किया था, जिसमें कहा था कि सरकार के द्वारा जो भी गजट नोटिफिकेशन होगा उसका जो है हिंदी के साथ उर्दू में रूपांतरण होना चाहिए। सरकार के द्वारा जो नियम विनियम परिनियम जो भी प्रकाशित होते हैं वो हिंदी के साथ उर्दू में होना चाहिए। सरकार के जो मुख्यालय है, जहां प्रधान सचिव बैठते हैं, जहां डायरेक्टर बैठते हैं, जहां कमिश्नर बैठते हैं, डीसी और बीडीओ सीओ जहां बैठते हैं, वहां का जो बोर्ड होगा वो हिंदी के साथ उर्दू में होगा। उसके अलावा जो संकेत पट्टे जो है वो हिंदी के साथ उर्दू में होंगे। जो अर्जियां ली जाती हैं, जो जमीन का रजिस्ट्री होता है, मोटेशन होता है, या जो बायलॉज बनता है, जो एनजीओ बनता है, ट्रस्ट बनता है, वो हिंदी के साथ उर्दू में भी उसको माना जाएगा। इसके अलावा उर्दू को लेकर कई निर्णय लिए गए थे, लेकिन उन निर्णयों का जो है अब तक अनुपालन नहीं किया गया है। और सरकार को जो है प्रत्येक साल जो है 2007 के बाद से जो है उर्दू दिवस, राज्य उर्दू दिवस सरकारी स्तर पर मनाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार के द्वारा उर्दू दिवस कभी नहीं मनाया गया, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। आज हम लोग उर्दू दिवस के नाम पर आज कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार के नाम पर आज हम लोग जो है ब्लैक पत्र जारी कर रहे हैं। और विपक्षी दलों को भी हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि उर्दू के मामलों पर जो है अगर कार्रवाई नहीं हुआ, उर्दू के मामले पर किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं होती है, तो आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में उर्दू जो है एक बड़ा और इंपॉर्टेंट एजेंडा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौशाद। वक्त की कमी है तो ये मांग है आमिया की और उर्दू वालों की कि झारखंड में अगर उर्दू को हुकूमत ने दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दे रखा है तो उसे वो तमाम हक भी हासिल हो। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।